क्या आर्थिकी तंगी जो है वो कारण है सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि अब लोन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। वीरभद्र सिंह जी ने और धूमल जी ने, जयराम जी ने और सुक्खू जी ने सब ने एक सीख तो ले ली, कान पकड़े कि हम फिजूल खर्ची रोकने की बातें तो हम करेंगे, लेकिन अगर रोकेंगे तो जनता हमारे साथ नहीं रहेगी, नाराज हो जाएगी। मतलब हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और। हाँ, तो और आर्थिक तंगी क्यों बढ़ रही है? एक तो जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय इनको विरासत में खजाना लगभग खाली मिला। तो मुकेश अग्निहोत्री को आप बतौर पत्रकार ज़्यादा सफल मानते हैं या बतौर पॉलिटिशियन ज़्यादा सफल मानते हैं? 1986 में पत्रकारिता किस तरह की होती थी और देखते देखते जैसे साल दर साल आप जब काम करते रहे, कितना बदलाव रहा पत्रकारिता की फील्ड में, पत्रकारों में या अखबारों की खबरों में, क्योंकि उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया था। क्या अनुभव रहा आपका इन सब? पहले मैंने पत्रकारिता की शुरुआत दिल्ली से की थी और उस समय दिल्ली में भी ज़्यादा पत्रकार नहीं होते थे क्योंकि चैनल कोई भी नहीं थे। पत्रकार भी बढ़ते रहे, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती रही, लेकिन वो स्तर नीचे आ गया और खबरों का जो एक स्तर है वो भी नीचे आ गया। पहले असर होता था, अब असर ही नहीं होता है। और ये भी कहा जाता है कि अब जिसके पास मोबाइल है वो अपने आप में पत्रकार है। उस समय लगता था कि अखबार में खबर छपी है इसलिए सच होना ही चाहिए। अब यह है कि अखबार में खबर छपी है तो कहाँ से और कैसे प्लांट हुई है इसका पता करो। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री वो भी पत्रकार रहे हैं और आपने भी उनके साथ काम किया है। हाँ। किस तरह का अनुभव आपका उनके साथ रहा और किस तरह की पत्रकारिता वो करते थे उस समय जब वो एक्टिव जर्नलिज्म में थे? तो बहुत खबरें उनकी जो है अच्छी होती थी और मुझे भी कई बार, मैं उनसे थोड़ा सीनियर था नौकरी के लिहाज से, लेकिन सीखने का मौका मुझे मुकेश अग्निहोत्री से मिला। तो कुछ ऐसे किस्से जो कि आपको लगा आपकी खबर आपने कोई की हो और उसका असर भी दिखा हो, और असर ऐसा हो कि आपने भी नहीं सोचा होगा कि उस खबर का असर इतना बड़ा होगा? लाहौल स्पीति इतना हमारा महत्वपूर्ण जिला है, पूरा जनजातीय क्षेत्र है, कोई रिपोर्टर नहीं होते थे। तो वहाँ से मुझे किसी ऑफिसर ने मुझे ये सारी जानकारी दी, उसके सारे प्रमाण, फिर फॉलोअप करता रहा। जब खबर वो पूरी पक गई तो वो मैंने समाचार छापा और उसके बाद उन सज्जन के खिलाफ FIR हुई। वीरभद्र सिंह की अगर हम बात कर लें तो क्या उनका व्यक्तित्व रहा, किस तरह की उनकी बातचीत थी, कामकाज में कैसे थे बतौर मुख्यमंत्री? और ये भी कहा जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं, कांग्रेस पार्टी उनसे थी। वीरभद्र सिंह जैसा व्यक्तित्व हिमाचल प्रदेश में किसी भी राजनेता का नहीं रहा। इस तरह से क्या प्रेम कुमार धूमल का जो वर्किंग स्टाइल था एज ए चीफ मिनिस्टर वो भी कुछ ऐसा था या फिर जुदा था? कोई उनका किस्सा आपको अगर याद है? जो आरोप लगाए वीरभद्र सिंह पर और उनके परिवार पर, उनको वो लॉजिकल एंड तक नहीं ले जा सके, उनको कंक्लूड नहीं कर पाए। वो सारे आरोप जो है वो उनके ऊपर वो ना तो फॉलोअप कर पाए, उसमें कारण सिर्फ कानूनी नहीं है, राजनीतिक कारण भी है। लेकिन बहुत ही पर्सनल लेवल पर पहुंच गई थी वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल की आपसी लड़ाई कि धूमल जी CBI से, इससे या दूसरी एजेंसीज के जरिए कहीं वीरभद्र सिंह को जेल भिजवा सकते हैं, लेकिन ये अपने टेन्योर में वो नहीं कर सकते। नहीं मुमकिन। लेकिन हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। द मोहित डायरीज के इस खास एपिसोड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अजय श्रीवास्तव जी, जो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से बतौर प्रोफेसर जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के रिटायर हुए हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा किरदार इनका रहा है। 1986 से लेकर 2001 तक फील्ड जर्नलिज्म की, उसके बाद कई अखबारों के लिए काम किया और 2001 से ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो है ये बतौर प्रोफेसर जो है इनकी तैनाती हुई थी। और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता जो है इसमें भी इनका बहुत बड़ा नाम है। उमंग फाउंडेशन के ये संयोजक भी हैं हिमाचल प्रदेश के। आपका बहुत बहुत स्वागत है द मोहित डायरीज में। धन्यवाद मोहित। आपने पत्रकारिता की शुरुआत की थी 1986 से और 2001 तक आप फील्ड जर्नलिज्म में रहे। 1986 में
पत्रकारिता किस तरह की होती थी और देखते देखते जैसे साल दर साल आप जब काम करते रहे, कितना बदलाव रहा पत्रकारिता की फील्ड में, पत्रकारों में या अखबारों की खबरों में, क्योंकि उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया था। क्या अनुभव रहा आपका इन सब? देखिए, पिछले 4 दशक का जिसका मैं एक साक्षी हूँ, एक उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। पहले मैंने पत्रकारिता की शुरुआत दिल्ली से की थी और उस समय दिल्ली में भी ज़्यादा पत्रकार नहीं होते थे क्योंकि चैनल कोई भी नहीं थे। एक दूरदर्शन था जिसकी व्यूवरशिप होती थी क्योंकि और कोई लोगों के पास विकल्प नहीं था, लेकिन अखबार भी बहुत कम होते थे और जो भी होते थे उनको राष्ट्रीय अखबार कहा जाता था। तो राज्य स्तर पर उनके एडिशन सबके नहीं थे, लेकिन कुछ अखबारों के थे, खास करके हिंदी अखबारों के। तो ज़िले ज़िले के उनके संस्करण नहीं थे। तो अब तो ज़िले के क्या, सब डिवीज़न लेवल के भी संस्करण हो गए। तो पत्रकारों की संख्या खास करके उत्तर भारत में जिसको कि हम देख रहे हैं, वो कई गुना बढ़ गई, सैकड़ों गुना बढ़ गई पत्रकारों की संख्या। लेकिन हम देखते हैं कि उस समय जो अखबार की वैल्यू थी, जो उसमें छपे शब्द की वैल्यू थी, वो उसमें गिरावट आ गई। बहुत ज़्यादा गिरावट आते 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 अब यह है कि अखबार की खबरों पर कोई ध्यान नहीं देता है। जो भी कुछ उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कि ये सरकार है, समाज है और एजेंसीज़ हैं, वो सोचती हैं कि ये सब तो छपता रहता है। पहले ऐसा नहीं था। एक अखबार में खबर छपती थी तो सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो सतर्क होती थी और उस पर कार्रवाई भी करती थी। अब ये क्योंकि उस समाचार का उस समय महत्व था, उस समय लगता था कि अखबार में खबर छपी है इसलिए सच होना ही चाहिए। अब यह है कि अखबार में खबर छपी है तो कहाँ से और कैसे प्लांट हुई है इसका पता करो। तो बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। और एक अंतर और आया है कि उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज की टेक्नोलॉजी। समाचार हाथ से लिखे जाते थे, टेलीप्रिंटर से भेजे जाते थे, उसके बाद फैक्स मशीन आ गई, फिर मोडम आ गया और अब तो हम सब जानते हैं कि सूचना क्रांति का जो आज चरम है वो सबके सामने है। तो हमारे सामने टेक्नोलॉजी कई गुना तेजी से हमारे सामने बढ़ती रही, पत्रकार भी बढ़ते रहे, लेकिन उसके स्तर में धीरे धीरे करके काफ़ी गिरावट आ गई। यानी पत्रकार भी बढ़ते रहे, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती रही, लेकिन वो स्तर नीचे आ गया और खबरों का जो एक स्तर है वो भी नीचे आ गया। पहले असर होता था, अब असर ही नहीं होता है। और ये भी कहा जाता है कि अब जिसके पास मोबाइल है वो अपने आप में पत्रकार आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो सिटीजन जो जर्नलिज्म है, कोई भी व्यक्ति कोई भी मोबाइल से कोई वीडियो बना करके और उसको डाल देता है, अपलोड कर देता है, और वो सही मायनों में पत्रकारिता तो है। लेकिन जो पत्रकारिता में खास करके, चाहे वो दूरदर्शन था या समाचार पत्र थे, उसमें हम कहते हैं पत्रकारिता की भाषा में गेट कीपर्स। कौन सी खबर अंदर जानी है उसको चेक करने के लिए चैनल होते थे, डेस्क होती थी। अब तो मोबाइल और एक हमारा नागरिक, वो दोनों ही हैं, बीच में कोई चेक करने वाला, उसकी सत्यता को चेक करने वाला, परखने वाला कोई भी नहीं होता है। तो इसलिए इसमें गिरावट आई है और इसका महत्व घटता चला गया। तो इतना लंबा आपका स्पैम रहा फील्ड जर्नलिज्म का, कुछ ऐसे किस्से जो आप बताना चाहें हिमाचल प्रदेश के खास तौर, क्योंकि आपका एक वक्त यहाँ पर बहुत लंबा आपने वक्त यहाँ पर भी पत्रकारिता की है अपने जीवन में, तो कुछ ऐसे किस्से जो कि आपको लगा आपकी खबर आपने कोई की हो और उसका असर भी दिखा हो, और असर ऐसा हो कि आपने भी नहीं सोचा होगा कि उस खबर का असर इतना बड़ा हो गया। बिल्कुल। हम मानते हैं शांता कुमार जी जब दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने 1990 में, तो उसके बाद ये माना जाता था कि वो बहुत ईमानदार हैं, एक ईमानदार उनका प्रशासन है और काफ़ी उनकी निगाह रहती थी क्योंकि वो खुद ईमानदार थे। लेकिन प्रशासन में जो है सरकार के जो सारे विभाग हैं उनमें कोई ज़्यादा तब्दीली वो नहीं ला पाए, क्योंकि जैसा सिलसिला पहले से चल रहा था। तो उस समय एक शांता जी की एक योजना थी, वन लगाओ रोजी कमाओ।
बहुत अच्छी योजना थी, मैंने भी उसके ऊपर खबरें लिखी। तब मेरी पोस्टिंग उस समय जो है धर्मशाला में थी, तो मैंने उसके ऊपर अच्छी खबरें लिखी, क्योंकि वो वास्तव में एक अच्छी खबर थी कि गांव के लोग पेड़ लगाएंगे और उस पेड़ लगाने के लिए उनको कुछ मानदेय भी उनको दिया जाएगा, तो वन लगाओ रोजी कमाओ, पैसे मिलेंगे। हाँ, उनको जो है कुछ ना कुछ इनकम उनकी होगी। अच्छा। तो जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि वाले मामला हुआ और वो बाबरी मस्जिद का सारा एपिसोड हो गया, तो उसके बाद शांता जी की सरकार भी केंद्र सरकार ने जो है बर्खास्त कर दी, नरसिंह राव ने। और हालांकि उसमें यहाँ पर कोई दंगा फसाद, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे। तो उसके बाद मुझे लगा कि इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि वन लगाओ रोजी कमाओ, क्यों बड़ा कम समय हुआ था। 1990 में सरकार बनी थी और 92 में दिसंबर के बीच में वो जो है बर्खास्त हो गई थी। तो 1993 में मैंने उसकी समीक्षा की, तो पता चला कि जब से ये योजना चली है तब से ही इसमें सारा काम, ज़्यादातर काम फर्जी हो रहा है। वो फर्जी काम क्या था कि जो पेड़ लगाने के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो कुछ भी बजट एलोकेट किया अपने जो ऑफिसर्स को, वो बजट मिल गया, लेकिन और वो बजट से पेड़ लगाए दिखा भी दिए गए, लोग भी ग्रामीण भी दिखा दिए गए, लेकिन वो जंगल भी उसमें जो है दिखाए गए कि जंगल उग रहे हैं, लेकिन धरातल पर ना तो वो लोग थे, ना वो फॉरेस्ट का पैच था, और ना कोई किसी को पता था कि यहाँ पे जंगल उग गया। वो जमीन का वो पैच ही नहीं था पंचायत में। अच्छा, जमीन ही नहीं थी। हाँ, वो जब खबर छपी तो उस समय वीरेंद्र वर्मा यहाँ के राज्यपाल होते थे। तो मैं तो धर्मशाला में था, तो उन्होंने यहाँ पर एक हाई लेवल की मीटिंग की और कहा कि इस योजना को तुरंत बंद कर दिया जाए। तो उस समय खबर का जो है इतना रोल होता था कि वो उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी जांच भी कराएंगे, और जांच हुई भी उसके बाद, लेकिन वो योजना ही उन्होंने बंद कर दी। तो ये जबकि क्या कंट्रास्ट था कि शांता जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री थे, उनके नीचे, नाक के नीचे ये काम, और वो पालमपुर के थे और कांगड़ा जिले में ये काम हो रहा था। ऐसे आपने फर्जीवाड़े की बात की, कई अधिकारी जो हैं वो भी उस समय, क्योंकि ज़्यादातर क्योंकि सोर्स नहीं होता था, आज के समय में तो कोई मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग कर लेता है, तब तो पता भी नहीं चलता था किसी को कि क्या हुआ, बहुत मुश्किल होती थी खबरें ढूंढने। कोई आपके संज्ञान में उस समय किसी अधिकारी जो है, कोई अधिकारी आया हो जो करप्ट हो, भ्रष्टाचार जिसने किया हो, ऐसी आपने कोई खबरें की हो? बहुत खबरें की हैं, बहुत खबरें की हैं। और उस समय चूंकि आरटीआई नहीं होता था, उस ज़माने में आरटीआई तो बहुत बाद में आया, 2005 में आया, आरटीआई नहीं होता था, तो अपने सोर्सेज से हमें जो है समाचार मिलता था। वो सोर्स जो है चौकीदार भी हो सकता था, कोई गार्ड भी हो सकता था, और कोई चपरासी भी, क्लर्क भी और ऑफिसर भी। तो ऐसे एक बार की बात है, एक ट्राइबल इलाके में डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में एक ऑफिसर तैनात थे, और उन्होंने उस समय पाइपों का बहुत बड़ा घोटाला किया था। और उस समय मैंने उसकी न्यूज़ छापी, उस ट्राइबल इलाके की न्यूज़ छापी, और वो सज्जन उस समय सोचते थे कि ट्राइबल की पोस्टिंग दूसरे लोग पनिशमेंट मानते थे, और उनको लगा कि ये तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, यानी कि उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। तो उन्होंने वो एक काफ़ी जो है घोटाला उनका था, उसमें बड़ा घोटाला था। तो लेकिन वहाँ पर उस समय रिपोर्टर भी नहीं होते थे। देखिए, लाहौल स्पीति इतना हमारा महत्वपूर्ण ज़िला है, पूरा जनजातीय क्षेत्र है, कोई रिपोर्टर नहीं होते थे। तो वहाँ से मुझे किसी ऑफिसर ने मुझे ये सारी जानकारी दी, उसके सारे प्रमाण, फिर फॉलोअप करता रहा। जब खबर वो पूरी पक गई तो वो मैंने समाचार छापा, और उसके बाद उन सज्जन के खिलाफ एफआईआर हुई, उनको अरेस्ट किया गया। ये बात ठीक है कि उसके बाद उनको जमानत मिल गई, और आज भी वो हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े पद पर कार्यरत। अच्छा, मतलब प्रशासनिक सेवा में ही है? प्रशासनिक, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में वो हैं, और आज भी हैं। तो अभी जैसे करप्शन का हम बातें करते हैं कि अब करप्शन, पहले तो कहा जाता था हिमाचल में करप्शन होती नहीं है, तो ये गलत फहमी थी लोगों को,
करप्शन तो इसका मतलब काफ़ी समय से चल रही है हिमाचल प्रदेश में। बहुत समय से करप्शन यहाँ पर उस समय ज़्यादा था जब समाचार के रिपोर्टर नहीं होते थे, समाचार पत्रों के। उस समय क्योंकि जितना क्षेत्र था, अब जैसे शिमला में ही 5-7 रिपोर्टर होते थे गिनती के। कौन से साल की हैं? कौन से साल में? ये कोई 35-40 साल पहले। अच्छा। बहुत कम रिपोर्टर होते थे, 5-7 रिपोर्टर होते थे। और वो सारे रिपोर्टर ऐसे थे जिनको मैं अभी भी जानता हूँ, कुछ हैं कुछ नहीं हैं। तो वो सरकार के साथ बहुत अच्छे उनके संबंध होते थे। तो कभी कभार जब सरकार से उनकी नाराज़गी होती थी तब वो कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव खबर लिखते थे। तो जब सरकार से कुछ ज़्यादा नाराज़गी हो जाती थी, वही कहते कि गेड़ा दिया सरकार को, तब जो है वो हाँ, सूत में आते थे कुछ ऐसी खबर। तो इस तरीके से था। लेकिन उस समय भी, आज से मैं लगभग 35 साल से तो हिमाचल से सीधे तौर पर जो है पत्रकारिता को देख रहा हूँ, जुड़ा रहा हूँ 1990 से। उस समय भी भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार था। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री, वो भी पत्रकार रहे हैं और आपने भी उनके साथ काम किया है। हाँ। किस तरह का अनुभव आपका उनके साथ रहा और किस तरह की पत्रकारिता वो करते थे उस समय जब वो एक्टिव जर्नलिज्म में थे? हाँ, मेरे साथ मुकेश अग्निहोत्री जी ने काम किया, कई वर्ष हमने एक साथ काम किया। कौन सी अखबार में थे? हम उस समय जनसत्ता में थे। जी, जी। और उस समय, उससे पहले मुकेश अग्निहोत्री जी वीर प्रताप वगैरह में रहे थे। लेकिन जब मैं शिमला आया और जब मैं धर्मशाला आया तब से वो जो है जनसत्ता में ही थे। तो मेरा अनुभव उनके साथ ऐसा है कि एक जो वाइब्रेंट जर्नलिस्ट, बहुत ही जोरदार, खास करके राजनीतिक खबरों में, राजनीतिक समाचारों में मुकेश अग्निहोत्री का उस समय समकालीन में कोई जवाब नहीं था। बहुत अच्छी खबरें उन्होंने लिखी क्योंकि राजनीति उनके दिलो दिमाग में हमेशा छाई रहती थी। तो जो पॉलिटिकल माइंड होगा उसकी पॉलिटिकल खबरें भी बेहतरीन होंगी। तो बहुत खबरें उनकी जो है अच्छी होती थी। और मुझे भी कई बार, मैं उनसे थोड़ा सीनियर था नौकरी के लिहाज से, लेकिन सीखने का मौका मुझे मुकेश अग्निहोत्री से मिला। अच्छा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक खबर थी जो मैंने सरकार के जो खिलाफ लिखी थी, जिसमें किसी मामले में किसी विभाग ने एक फाइलें जो है दबा करके रखी थी और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। तो मैंने ऐसा ही ऑफिस में अपने डिस्कस किया कि भाई मुकेश जी, इसमें क्या हो सकता है, इसका इंट्रो कैसे बनाऊं। तो उन्होंने कहा कि फाइलों पर कुंडली मारकर बैठ गई सरकार। तो ये कुंडली मारकर बैठना, ये उस समय बड़ा हिट एक हेडिंग था। तो पूरा दिमाग में उनके राजनीति होती थी और बहुत राजनीतिक खबरें लिखी और उन खबरों का काफ़ी असर भी हुआ। ये तो जो हेडलाइंस होती है उसी से ही पूरी खबर भी पूरी वो खबर बिक जाती उसी है। से। और अगर कहते हैं कि हेडलाइंस में कोई माहिर हो गया तो पत्रकार बन गया। मुकेश दोनों में माहिर थे, हेडलाइंस में भी और उसके बाद खबर में, जिसको हम बॉडी कहते हैं, वो भी ज़बरदस्त होती। अच्छा, तो मुकेश अग्निहोत्री को आप बतौर पत्रकार ज़्यादा सफल मानते हैं या बतौर पॉलिटिशियन ज़्यादा सफल मानते हैं? वो दोनों में सफल है। पत्रकार के तौर पे भी सफल थे क्योंकि उनकी खबरों की चर्चा होती थी, और एक नेता के तौर पे, राजनेता के तौर पे भी वो सफल हैं। क्योंकि 1998 में हम आपस में ऑफिस में हम लोग चर्चा करते थे। तो इन्होंने एक दिन बताया कि ये चाहते हैं कि इनके पूज्य पिताजी अब तो नहीं हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर उनको टिकट मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में मुकेश के संबंध बहुत अच्छे थे। तब भी मैंने इनको कहा था कि जनसत्ता की नौकरी तो ठीक है, लेकिन अगर आप चुनाव लड़ो, डिस्ट्रिक्ट ऊना में उस समय संतोषगढ़ था, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उस समय इनके फादर साहब ने जो है चुनाव लड़ा और वो नहीं जीत सके। लेकिन उसके बाद जब अगला चुनाव हुआ तो इनको टिकट मिला 2003 में, और तब से लेकर के अभी तक लगातार इनकी सफलता का परचम जो है वो अच्छे तरीके से लहरा रहा है। पत्रकार से लेके डिप्टी क्योंकि चीफ मिनिस्टर पत्रकार बनना, में भी पॉलिटिकल जर्नलिज्म ज़्यादा किया, लेकिन खुद ही मेहनत करके जो है वो पहुंचे। मेहनत भी बहुत की। और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो
क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र, उसमें भी बहुत काम हुआ। शायद एक बार इन्होंने बताया था, काफ़ी साल पहले की बात है, कि वो मुझे कहते थे कि आप जो है, जब हम साथ काम करते थे, कि आप जो सबसे कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, कुष्ठ रोगी हैं, ब्लाइंड हैं, इनके साथ ज़्यादा समय लगाते हो, इनकी मदद करते हो। मेरे दिल में कोई ऐसी भावना ज़्यादा नहीं आती है कि मैं इनके साथ जुड़ सकूं। लेकिन एक बार इन्होंने, काफ़ी समय बाद ये नेता थे और मैं इधर यूनिवर्सिटी आ गया था, तो इन्होंने कहा कि जो काम आपने तब किया था वो काम अब मैं करता हूँ। और तो मैंने कहा कैसे करते हो? तो बोले कि वीरभद्र सिंह सरकार में मुख्यमंत्री राहत कोष से बीमारों को और ज़रूरतमंदों को अगर सबसे ज़्यादा फंड या रिलीफ का फंड दिलाया गया है तो मेरे चुनाव क्षेत्र में, और मैंने दिलाया है। तो वो हज़ारों लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, क्योंकि सीधे तौर पर मैं उनका आर्थिक जो है हेल्प करके उनके साथ जो है न्याय कर सका, ताकि वो लोग भी अपनी ज़िंदगी बचा सकें और कहीं ठीक ढंग से जीवन यापन कर सकें। तो सफल है। आप अपने पत्रकारिता के दौरान आपने कई मुख्यमंत्रियों के साथ भी जो है वो काम किया, यानी पत्रकारिता उस दौर में भी आपने की। वीरभद्र सिंह की अगर हम बात कर लें तो क्या उनका व्यक्तित्व रहा, किस तरह की उनकी बातचीत थी, कामकाज में कैसे थे बतौर मुख्यमंत्री? और ये भी कहा जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं, कांग्रेस पार्टी उनसे थी। तो आप क्या मानते हैं इस बारे में? बिल्कुल ठीक बात है। वीरभद्र सिंह जैसा व्यक्तित्व हिमाचल प्रदेश में किसी भी राजनेता का नहीं रहा, किसी भी राजनेता का नहीं रहा। और उनके साथ मैंने कई बार ट्रैवल किया, और वो एक आम व्यक्ति के साथ लोग उनका सम्मान करते थे कि एक मुख्यमंत्री हैं, और दिल से उनको राजा लोग मानते थे। लेकिन वो आम व्यक्ति के साथ बैठ कर के बिल्कुल आम नागरिक के तौर पर बात करते थे। और मैंने कई बार उनको देखा कि किसी का दुख देख करके, किसी पीड़ित को देख करके, किसी दिव्यांग को देख करके उनके दिल में जो भाव आते थे वो उनके आंसुओं के साथ निकलते थे। मैंने उनको कई बार ऐसे जो है आंसू पोंछते हुए कोई एक देखा। आध किस्सा जो आपने देखा हो अपनी आंखों से, हाँ, वो आप बता सकते हैं कि क्या हुआ था? वीरभद्र एक सिंह बार जो है, मैं और हमारे कुछ मित्र सामाजिक काम से ओक ओवर गए, जो कि मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है, और उसमें जो है वो उनसे जो है मिलने का हमें समय मिला था। तो मैंने देखा कि एक लड़की जो ऐसे 18, 19, 20 साल की है, वो साइड में खड़ी ओक ओवर के उधर, मतलब अंदर तो नहीं है लेकिन हाँ, मतलब गेट से अंदर रो रही है खड़ी। तो मैंने अपने जो हमारे साथ गए थे एक दो युवा, उनसे मैंने कहा कि इससे पूछो कि क्यों रो रही है। तो उन्होंने बताया कि ये लड़की, इसको दिखाई नहीं देता है, ये जो है दृष्टिबाधित है, ब्लाइंड है, और इसके पास कोई सहारा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके पास। और ये जो है चिड़गांव के, दूर दराज के क्षेत्र चिड़गांव से आई है, उर्मिला इसका नाम है। तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको पूछा, बेटे क्या है क्या नहीं है? तो उसने कहा कि मेरे पिता बहुत बुजुर्ग हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा तुम्हारी आंखों की रोशनी कैसे चली गई? तो बोली कि मैंने 10th पास किया और मैं चाहती थी कि मैं भर्ती पुलिस में हूं। काफ़ी वेल बिल्ट थी, अच्छा डील डॉल था, लंबी थी। तो वो बोल रही थी कि जब हमारा ग्राउंड का टेस्ट था, दौड़ते दौड़ते मैं गिर पड़ी, मुझे चक्कर आ गया, और उसके बाद मेरी आंखों की रोशनी चली गई। तो मैंने 10th पास किया, लेकिन अब उसको कोई मुख्यमंत्री से मिलवाने वाला उसका कोई पैरोकार नहीं था। तो मैंने कहा बस हमारा नंबर आने वाला है, हमारे साथ चलो। तो मैं उसको अपने साथ ले गया, और हमने कहा कि हम आपसे जो सामाजिक मुद्दों को लेकर के बात करने आए हैं, उसमें एक हमें यहीं पर एक मुद्दा मिल गया। ये मैंने उसका सारा केस बताया। तो बोले कि अभी तुम क्या चाहती हो? तो बोली कि, उसने कहा कि मुझे अगर वाटर कैरियर की जॉब भी मिल जाए तो मैं इसको, तब हमारे घर का रोटी पानी मेरा चल जाएगा, क्योंकि उस समय तो कोई सरकार की योजनाएं भी नहीं थी, अंत्योदय वगैरह या जो फ्री राशन का मोदी जी ने किया हुआ है, ये भी कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें कौन सा स्कूल सूट करता है? तो उसने वाटर कैरियर के लिए रोहड़ू का कोई स्कूल बताया कि वहाँ पर अगर हो जाता है तो मुझे ठीक रहेगा, या कहीं पर भी हो जाए रोहड़ू में।
वीरभद्र सिंह ने उसका नाम वगैरह नोट कर लिया और थोड़ा बहुत मैं फॉलो अप करता रहा, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काफ़ी उसमें अड़चने लगाई उस समय जो डायरेक्टर थे। लेकिन अल्टीमेटली उसकी जॉब वीरभद्र, और वो उससे बात करते करते मुझे हैरानी हुई कि वो भी रो रही थी और सीएम भी रो रहा था। अच्छा, वीरभद्र सिंह भी रोए कि अरे तुम इतने कष्ट में हो, इतनी जो है ज़्यादा। और उसके बाद वो लड़की जो है वो धीरे धीरे, तो काफ़ी पुरानी बात है, वो लड़की रेगुलर हो गई, रेगुलर हो करके नौकरी मिल गई, वो रेगुलर हो गई, उसके शादी हो गई और एक बेटी भी है, और वो रोहड़ू में रहती है, मेरे से अभी भी संपर्क में रहती है। तो क्योंकि हमने उसको इलाज में पीजीआई भेजा, काफ़ी कुछ करते तो रहे। ये भी कहा जाता है कि वीरभद्र सिंह जो कह देते थे उसका फॉलो अप खुद लेते थे अधिकारियों से, खुद करते थे, जो आज के समय में गायब है शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वीरभद्र सिंह का कई बार मैंने देखा कि ऐसे मुद्दों पर जो कि समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के मुद्दे होते हैं, उनका काम अगर किसी ऑफिसर को उन्होंने बताया कि चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, उसको खुद से फ़ोन करते थे। और उसके बाद उनका ये होता था कि अगर वो जो है कुछ उसमें नानुकुर कर रहा है ऑफिसर, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, तो वो उस नानुकुर को सुनने की बजाय कहते थे कि मुझे विद इन ए वीक, विद इन ए फोर्टनाइट या 2 दिन के अंदर इसकी कंप्लायंस चाहिए, यानी कि मुझे इसमें तुम्हारी जो तुमने क्या काम कर दिया उसकी रिपोर्ट मुझे चाहिए। और ये कह के वो फ़ोन जो है काट देते थे। अब वो ऑफिसर जो था वो दोबारा उनसे पूछने की हिम्मत नहीं करता था, वो उनके पास वो रिपोर्ट लेकर के जाता था कि ये सर मैंने ये काम कर दिया। इतना बहुत जबरदस्त पकड़, ऐसी पकड़ वाला मुख्यमंत्री कुछ हद तक शांता कुमार जी थे, और उसके बाद जो है वीरभद्र सिंह थे। धूमल जी की भी, मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी की भी एक अच्छी पकड़ थी, लेकिन वीरभद्र सिंह का कोई ज़्यादा जवाब नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू वो मुख्यमंत्री हमने बने। देखा कि जयराम जी ने कई अच्छे काम किए और योजनाएं भी अच्छी बनाई, क्योंकि उनके दिल में था कि कुछ अच्छा करे। लेकिन जितनी पकड़ प्रशासन पर, ऑफिसर्स पर होनी चाहिए, वो पकड़ जयराम ठाकुर जी में नहीं थी। अच्छा, और जो वर्तमान सरकार है उसका काम किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अगर हम गवर्नेंस की बात करें, न्यूज़पेपर में और मीडिया में, सोशल मीडिया में काफ़ी योजनाएं सरकार की सामने आती हैं, लेकिन अगर हम गवर्नेंस देखें तो शांता कुमार के बाद से उसका डाउनफॉल होता जा रहा है। जो सुशासन है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। और अभी में भी कोई, मुझे लगता है कि कोई अच्छी गवर्नेंस नहीं दिख रही है। उसके कई कारण भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आर्थिक संसाधन नहीं है। पहले से भी कुछ खजाना खाली मिला, उसके बाद अभी भी खजाना खाली होता जा रहा है। आय के साधन कोई भी सरकार यहाँ पर नहीं बढ़ा पाई, बिल्कुल नहीं बढ़ा पाई। और फिजूल खर्ची जो शांता कुमार ने रोकी थी, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। एक बार 77 में उनकी सरकार इमरजेंसी के टाइम में टूट गई थी, इमरजेंसी के बाद सरकार आई थी, और वो जो कुछ भी हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ राजनीति में, लेकिन सरकार टूट गई थी, वो टर्म नहीं पूरा कर पाए। और जब 1990 में उनकी सरकार आई और वो 2.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, और बाबरी मस्जिद टूटने के बाद उनकी सरकार, कोई कारण नहीं था लेकिन सरकार उनकी बर्खास्त कर दी गई। उस समय भी लोगों को लगता था कि शांता जी की सरकार तो इतनी ईमानदार है, इनका सुशासन भी है, प्रशासन पर पकड़ भी है, तो इनके पक्ष में लहर बनेगी। वो लहर तो कहीं दिखाई नहीं दी शांता कुमार की। उसके बाद वो प्रेम कुमार धूमल के समय आप एक्टिव जर्नलिज्म में थे। एक्टिव जर्नलिज्म में था, मैं जनसत्ता में था। किस तरह के मुख्यमंत्री थे, क्योंकि दो बार वो टेन्योर उनका मुख्यमंत्री रहा। हाँ। और जिस तरह से आपने बताया कि वीरभद्र सिंह जो हैं वो पर्सनल तौर पर ऑफिसर से फॉलोअप लेते थे आम जनता के कामों का, कोई भी उनके पास आ जाता था। तो इस तरह से क्या प्रेम कुमार धूमल का जो वर्किंग स्टाइल था एज ए चीफ मिनिस्टर, वो भी कुछ ऐसा था या फिर जुदा था? कोई उनका किस्सा आपको? देखिए, प्रेम कुमार धूमल जी की तारीफ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उनको सत्ता में रहने का
कोई भी अनुभव नहीं था। वो मेंबर पार्लियामेंट रहे थे उससे पहले, लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो सीधे मुख्यमंत्री बन करके हिमाचल प्रदेश के आए। तो उनके पास शुरू में तो ऐसा लगता था कि शायद उनके पास अनुभव नहीं है, जिससे कि उनका मिसयूज़ भी कई लोगों ने कई तरीके से करने की कोशिश की, जिसमें कि उसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। तो लेकिन धीरे धीरे करके धूमल जी ने अपनी प्रशासनिक पकड़ भी बनाई, और वो भी जो काम चाहते थे कराना, उनको पता होता था कि ये सही हो या गलत हो, अगर काम करना है तो वो काम ठीक ढंग से पूरा मतलब अपने करा दूसरे टेन्योर में धूमल जी जो है इस तरह से दूसरे टेन्योर में तो जो है अच्छा चले। पहले टेन्योर का भी जो उनका बाद का समय था वो भी मतलब काफ़ी अच्छा था। प्रशासन के ऊपर काफ़ी पकड़ उन्होंने अपनी बनाई, और ये था कि बस थोड़ा सा राजनीतिक कुछ कारण होते हैं। उन्होंने उस समय जो आरोप लगाए वीरभद्र सिंह पर और उनके परिवार पर, उनको वो लॉजिकल एंड तक नहीं ले जा सके, उनको कंक्लूड नहीं कर पाए। वो सारे आरोप जो है वो उनके ऊपर वो ना तो फॉलो अप कर पाए। उसमें कारण सिर्फ कानूनी नहीं है, राजनीतिक कारण भी हैं। लेकिन बहुत ही पर्सनल लेवल पर पहुंच गई थी वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल की आपसी लड़ाई बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पर थी। लेकिन उसके बावजूद वीरभद्र सिंह का कुछ भी अहित नहीं कर पाए। ऐसा लगता था कि धूमल जी सीबीआई से, इससे या दूसरी एजेंसीज के जरिए कहीं वीरभद्र सिंह को जेल भिजवा सकते हैं, लेकिन ये अपने टेन्योर में वो नहीं कर सके। मुमकिन नहीं हो नहीं मुमकिन हुआ। लेकिन जब प्रेम कुमार धूमल की सरकार बनी थी तो उस समय हिमाचल विकास कांग्रेस जो है पंडित सुखराम जो है उन्होंने बनाई थी, और ये भी कहा जाता है कि प्रेम कुमार धूमल बहुत तंग रहे थे उस समय एचवीसी से। कुछ स्प्लिट की भी खबरें जो है वो आने लगी थी बीच में, लेकिन सरकार का टेन्योर उन्होंने कैसे तैसे पूरा निकाला। तो क्या जो सरकार बननी थी कुछ ऐसे ड्रामेटिक चीज़ें उसमें हुई थी जो कि आप बताना चाहेंगे? हाँ, उस समय जो है 1998 की है, 98 की बात है। वीरभद्र सिंह जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में सोचते थे कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी ताकत नहीं थी कि वो अपने स्तर पर सरकार बना ले। ये सबको पता था, हमें एक रिपोर्टर के तौर पर भी हमें जानकारी थी कि अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। तो उस समय हिमाचल विकास कांग्रेस जो वीरभद्र सिंह से, कांग्रेस से वो लोग असंतुष्ट नहीं थे, वीरभद्र सिंह से उनकी एक दूसरा गुट था जिसमें जो है पंडित सुखराम थे और दूसरे थे आनंद शर्मा, विद्या स्टोक्स, विप्लव ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उसी गुट में थे। ये लोग, लेकिन वो उनके साथ नहीं आए थे। तो पंडित सुखराम के नेतृत्व में जो लोग कांग्रेस छोड़ करके हिमाचल विकास कांग्रेस में आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ समझौता किया था और मिल करके सरकार बनाने की इनकी योजना थी। लेकिन इनके पास एमएलए जो है कम थे, और उसमें से एक जो भारतीय जनता पार्टी के थे लेकिन इनको टिकट नहीं मिला था, उनका वो इधर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से उनका नाम था रमेश धवाला। तो वो जीत गए थे और वो चाहते थे कि वो बीजेपी की सरकार में शामिल हो, क्योंकि उनकी सारी बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी की थी। दूसरी तरफ उनका कोई संपर्क नहीं था, संबंध नहीं था। तो लेकिन उनको उस समय जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको किडनैप किया गया, उठा लिया गया था उनको, और उनको बंद करके रखा गया था। और जैसे राजनीति में होता है कि कोशिश की, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, उसमें बड़े बड़े लोग थे, उनमें से एक बड़े नेता अभी भारतीय जनता पार्टी में आकर के बड़े नेता थे जो उस पूरे मामले में शामिल थे। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, सब लोग समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अभी जो है शामिल होकर के वो एक काफ़ी ऊंचे पद पर हैं, तो वो भी उसमें शामिल थे और उन्होंने सरकार बना ली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लग रहा था कि ये शायद जो है धवाला जी जो है शायद पलट जाएंगे। तो एक दिन एक आईपीएस ऑफिसर थे जो सीआईडी में काफ़ी ऊंचे पद पर थे, तो उन्होंने रात में लगभग 11:30 पौने 12 बजे मुझे सूचना दी कि देखो अजय जी,
जो रानी साहिबा हैं, यानी कि रानी प्रतिभा सिंह, जो वीरभद्र सिंह की वाइफ और बाद में मेंबर पार्लियामेंट भी मंडी से बनी, वो अभी मुझे सूचना दी है हमारे एजेंट ने कि वो ठाकुर महेंद्र सिंह के पास गई हैं, जो कि हिमाचल विकास कांग्रेस में नंबर 2 पर थे। तो और बड़े पावरफुल थे और उससे पहले भी एमएलए रहे थे और उनका अपना जो है धर्मपुर मंडी में जनाधार था। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो क्या हो रहा है, आपके लिए एक बड़ी खबर हो सकती है, क्या ये हिमाचल विकास कांग्रेस के कुछ लोग टूट करके आ सकते हैं इधर, तो फिर सरकार बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो 5 लोग इनके जीते थे हिमाचल विकास कांग्रेस के। तो उस समय मैंने कहा अभी फ़ोन कर लूँ? बोले नहीं अभी मत करना फ़ोन, अभी घंटे आधे घंटे बाद मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही रानी साहिबा की गाड़ी निकलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। उनकी मेरे पास कॉल आ गई कि रानी साहिबा चली गई हैं, अब आप फ़ोन कर सकते हो। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ठाकुर साहब, ठाकुर महेंद्र सिंह जी को, कि क्या हुआ, बड़ा कोई डेवलपमेंट है क्या? बोले नहीं कोई नहीं। मैंने कहा आप लोग क्या कुछ मूड बना रहे हैं कि वीरभद्र सिंह जी की सरकार बन जाए? बोले ये तो सवाल ही नहीं उठता। तो मैंने कहा मुझे बताएं कि हुआ क्या है। इतनी देर रात में रानी साहिबा, जिनका सम्मान आप भी करते हैं, पूरे प्रदेश के लोग करते हैं, वो आपके पास क्यों आई थी? तो उन्होंने कहा कि आई थी मेरे पास और एक रिक्वेस्ट लेकर के आई थी कि मैं और 2 हमारे और साथी, 5 में से 2 और साथी, अगर 3 लोग इधर आ जाते हैं कांग्रेस में तो राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार पक्की हो जाएगी। तो वो मुझसे चाहती थी कि मैं उस दल बदल को या डिफेक्शन को लीड करूं और 2 लोगों को और ले आऊं। और उन्होंने काफ़ी मेरे साथ अनुनय विनय की। अब मैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि उन्होंने उनसे जो है प्रार्थना की कि आप, तो मैंने कहा आपका क्या रिस्पांस था? क्योंकि एक पत्रकार को तो उसमें क्या रिजल्ट है उसमें दिलचस्पी है, जो प्रक्रिया थी। बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमने वीरभद्र सिंह का साथ नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। मैं पंडित जी के साथ हूँ, पंडित सुखराम के। तो मुझे लगा कि हाँ, सरकार जो है वीरभद्र सिंह की अब टिकने वाली नहीं है, क्योंकि धवाला के बारे में सूचनाएं मिल रही थी और यही हुआ। हाउस में वीरभद्र सिंह ने जो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था वो फेस नहीं कर पाए और जाकर के रिज़ाइन कर दिया। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अपने पति की सरकार को एक स्थायी करने के लिए रानी प्रतिभा सिंह जी ने उस समय एक प्रयास किया था, पर वो सफल नहीं हो पाए थे। सफल नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो डेस्टिनी, पॉलिटिकल डेस्टिनी इसको कह सकते हैं। हाँ। उसके बाद फिर धूमल जी की सरकार बन गई, क्योंकि धवाला जी धूमल जी के साथ आ गए थे। आज के समय की अगर बात कर लूँ मैं, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार है। जिस तरह से आप बात भी कर रहे थे, योजनाएं बहुत हैं, ज़मीनी स्तर पर योजनाएं नहीं पहुंच पाती धरातल पर, और सोशल मीडिया पर बहुत नेगेटिव प्रचार भी होता है सरकार का। क्या आर्थिकी तंगी जो है वो कारण है सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश में? क्योंकि अब लोन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है हिमाचल प्रदेश पर। देखिए, आर्थिक तंगी शुरू से थी। जब से मैंने हिमाचल को देखा है तो शांता जी की सरकार उस समय थी, लेकिन उस समय में और आज में अंतर ये है कि शांता जी ने फिजूल खर्ची के ऊपर पाबंदी लगाई। किसी भी तरह की उन्होंने अपने साथ कारों का काफिला और वो सारे अफसरशाही और बड़े बड़े होटलों में जाना, वो सब करना, वो बिल्कुल बंद कर दिया था। क्योंकि उनका कहना था कि अगर हम पैसा बचाएंगे तो जो पैसा टूरिज़्म से और या जैसे जो रॉयल्टी वाला है, ये जो हमारी ये जो हाइडल प्रोजेक्ट हैं, उससे भी उन्होंने कहा कि हमें रॉयल्टी मिले और उसका लाभ भी हुआ, वो लाभ आज तक मिल रहा है। और टूरिज़्म में भी कोशिश की उन्होंने, और तो कोई ज़्यादा साधन थे नहीं यहाँ पर, तो उन्होंने पैसे बचाने के लिए फिजूल खर्ची बिल्कुल रोक दी थी।
लेकिन उसका फिर नतीजा क्या हुआ? लोग जो है मुफ्त की रेवड़ियाँ चाहते हैं, कहीं के भी हों, चाहे बिहार दिल्ली के हों, चाहे पंजाब हो, और उसी में हिमाचल प्रदेश भी है। लोग फ्री की चीज़ें चाहते हैं, आम जनता, वोटर। तो शांता कुमार एक जो है सफल योजनाएं लागू करने वाले मुख्यमंत्री होने के बाद दुर्भाग्य से उनकी सरकार टूट गई, तोड़ दी गई, और वो दोबारा नहीं बन पाए। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्हें हार का मुंह भी देखना पड़ा। उसका कारण यही है कि फिजूल खर्ची रोकना जनता को पसंद नहीं आया। उसके बाद से वीरभद्र सिंह जी ने और धूमल जी ने, जयराम जी ने और सुक्खू जी ने, सब ने एक सीख तो ले ली, कान पकड़े कि हम फिजूल खर्ची रोकने की बातें तो हम करेंगे, लेकिन अगर रोकेंगे तो जनता हमारे साथ नहीं रहेगी, नाराज हो जाएगी। मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। हाँ, तो अभी सुक्खू जी की कई योजनाएं ऐसी हैं। एक बार पिछले समय में इन्होंने बात की थी कि दिव्यांगों के लिए, उन्होंने कहा कि आप इतने सालों से दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं, मैंने आपके साथ कुछ बात डिस्कस करनी है। तो कुछ एक बहुत बड़ा सेंटर बना रहे हैं, योजनाएं चला रहे हैं। भावनाएं इनकी अच्छी हैं, नो डाउट, कोई इसमें संदेह नहीं है कि इनकी नीयत अच्छी है, भावनाएं अच्छी हैं, समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन हाथ में इनके जो है पैसे नहीं है। पैसे, आर्थिक तंगी से योजनाएं, और आर्थिक तंगी क्यों बढ़ रही है? एक तो जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय इनको विरासत में खजाना लगभग खाली मिला, और उसके बाद अभी इन्होंने जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए कहा कि हम इसको इतने 100 रुपए, इसको इतने 100 रुपए, इसको ये योजना, वो योजना, ये जो फ्री वाला काम है, ये सारा इन्होंने जो है शुरू किया। और जब पत्रकारों ने कई बार इनसे पूछा कि इसके लिए आपके पास बजट या फंड कहाँ से आएगा, तो कोई सीधा उत्तर नहीं था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार की अनुमति से कर्ज लेकर के और घी पीने में विश्वास करता रहा। मतलब धरातल पर पॉसिबल नहीं है ये। जैसे चारवाक ने कहा था ना कि ऋण लो और घी पियो, तो अब ऋण का भी एक सीमा होती है, भारत सरकार कई बार उसकी अनुमति नहीं देती है, तो फिर वो आर्थिक तंगी है। तो आर्थिक तंगी में योजनाएं सिरे नहीं चढ़ सकती हैं। अच्छा सब कुछ होने के बाद, चाहने के बावजूद योजनाएं सिरे चढ़ाना, इनका भी, सिर्फ इनका नहीं, आगे भी जो सरकारें और मुख्यमंत्री आएंगे उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या रहेगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो इलेक्शंस आएंगे उसमें बातें बड़ी बड़ी होंगी, दावे बड़े बड़े होंगे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं होंगे। ये इनको भी पता है कि पैसे नहीं है, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि यहाँ पर तीसरी पार्टी का तो कोई अस्तित्व नहीं है। अब अब तो चुनाव धीरे धीरे करके जो है हमारे बिल्कुल नज़दीक आते जा रहे हैं। घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, लेकिन जनता को ये पूछना चाहिए कि इसके लिए बजट कहाँ से लाओगे, क्योंकि ये हालत ऐसी हो जाएगी कि एक समय राज्य जो है वो दिवालिया या डिफ़ाल्टर की तरफ बढ़ सकता है, और बहुत हालत ख़राब हो जाएगी आने वाले समय में। अभी तो ठीक है कि सैलरी लेट मिल रही है, कुछ और कामों में देरी हो जा रही है, और लेकिन दूसरी बात यह है कि फिजूल खर्ची जयराम जी के समय में भी नहीं रोकी गई, कोशिश नहीं हुई ज़्यादा रोकने की, और इनके समय में भी। अब जनता सबसे ज़्यादा नाराज़ क्यों होती है कि हमारे ऊपर आप अंकुश लगाते हो, खास करके कर्मचारियों पर। अब इन्होंने कहा कि ओपीएस देंगे, कर्मचारियों ने थोक के भाव इनको वोट दिए, और वो एक बहुत बड़ा एक कारण था। महिलाओं ने भी वोट दिए कि हर महिला को जो है 1500 रुपये मिलेंगे। उसके बाद उसके ऊपर शर्तें लगाने लगे कि इसको नहीं मिल सकते, इसको नहीं मिल सकते, इसको नहीं मिल सकते। जिसको कोई और एक पेंशन, विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन जिस महिला को मिल रही है, उसमें से 1500 में जितना बीच का गैप होगा वही सिर्फ इसको मिलेगा, या कुछ इस तरीके से। तो वो बाद के राइडर्स लगाए इन्होंने। तो अभी जो हालत है इसकी राज्य सरकार की, उसमें कोई ठीक जो है ढंग से नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। पॉलिटिक्स से हटके थोड़े बात कर लेते हैं। पत्रकारिता में रहते हुए, या कहें कि बतौर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आप रहते हुए, आपने उमंग संस्था जो है वो शुरू की, सामाजिक संस्था।
ब्लड डोनेशन कैंप्स गरीबों के लिए, ख़ास तौर पर जो दिव्यांग लोग, ब्लाइंड blind हैं, है, विकलांग हैं, मन में जहन में क्या आया आपके कि आपने ये संस्था शुरू की और उसके लिए फिर आपने काम करना भी शुरू किया? जब मैं विद्यार्थी था तो उस समय मैं ज़्यादा सेंसिटिव था, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो दूसरों की के दुख तकलीफ़, चाहे वो कोई भी हो, बुजुर्ग है, बीमार है, कोई ब्लाइंड है, कोई व्हील चेयर यूज़र है, उसको देख करके मन में कई बार बहुत दुख होता था। और दुख होने पर सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा थी कि कई बार मैं रो देता था कि मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ, क्योंकि विद्यार्थी काल में जेब में कुछ पैसे भी नहीं होते हैं कि मैं अपने लेवल पर। बाद में मुझे लगा, जब मैं नौकरी में आया, उस समय भी छोटी छोटी हेल्प तो मैं, जैसे कोई ब्लाइंड है उसको रास्ता पार कराना है, कुछ और कहीं पर उसको कोई इस तरीके से हेल्प तो, या जो है सीट छोड़ देनी है बस में किसी के लिए, कोई भी है, चाहे कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, कोई प्रेग्नेंट माँ है, ऐसे उनके लिए तो ये सब चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन वो हर कोई करता है, सीमाएं होती हैं उसकी। तो मुझे लगा कि ये मेरे आंसू जो है मुझे कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं, इनको मैं अपनी मजबूती बनाऊं। तो मैंने इस फील्ड के में थोड़ा सा, मेरी इसकी कोई स्कूलिंग नहीं है, मैंने कोई डिग्री ह्यूमन राइट्स डिसेबिलिटी कोई डिग्री मैंने नहीं ली है, कोई पढ़ाई इसमें, मैं तो मीडिया का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने इस फील्ड के बारे में बेसिक जानकारियाँ ली, जो है हासिल करनी शुरू की, और धीरे धीरे करके शिमला में और जहाँ कहीं पर भी रहा, लोकल एनजीओ से, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब थी एक पत्रकार के तौर पे जनसत्ता में, तो जहाँ कहीं भी रहा लोकल एनजीओ के साथ मिल करके मैं इन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता था। मैं रक्तदान भी करता था, रक्तदान की भी एक कहानी है कि कैसे मैं जो है डोनर बना, तो ये लोकल एनजीओ के साथ मिल के करता था। शिमला जब आया तो यहाँ एक संस्था है आशादीप, सुशील तनवर जी मेरे मित्र भी हैं और सब जानते हैं, व्हील चेयर यूज़र हैं, बैंक में होते थे, उनसे मेरी दोस्ती हुई, तो उनके साथ मिल करके ये सारे काम मैंने, क्योंकि उनका ज़्यादातर पेशेंट की सेवा का काम और छोटे छोटे ब्लड डोनेशन 20-25 यूनिट का जो है, कोई उस समय आज से 30 साल 35 साल पहले कैंप लगाना थोड़ा जो है मुश्किल काम होता था, जागरूकता कम थी। तो बाद में मैंने फिर जो है उनके साथ भी ये सारे काम किए और फिर उमंग फाउंडेशन बनाई। लेकिन मुझे ये लगा कि खाली संस्था बनाना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सरकार से और डिफरेंट डोनर एजेंसीज से फंडिंग लेकर के और आगे से आगे करते रहेंगे तो हमारा योगदान क्या है, सोसाइटी को हमने पे बैक क्या किया। तो मैंने, मेरी पत्नी ने और कुछ और हमारे साथियों ने, जो दोस्त होते हैं, उन्होंने अपने रिसोर्सेज पूल करके, यानी कि डोनेशन उमंग फाउंडेशन में डालना शुरू किया। उससे हमने जो है, क्योंकि हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा नहीं है, कोई हमारा एम्प्लॉय नहीं है, कोई हमारा ऑफिस नहीं है, मोबाइल और लैपटॉप ही हमारे ऑफिस हैं। तो इस तरीके से हमने काम शुरू किया और उसमें हमारी जो मुख्य एक, जिसको हम कह सकते हैं कि राज्य के लिए भी एक काफ़ी बड़ी सफलताएं हुई, उसमें है कि मेरी जनहित याचिका पर 2015 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दिव्यांग जनों की, जिसकी 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता है, विकलांगता है, उसकी शिक्षा यूनिवर्सिटी लेवल तक बिल्कुल मुफ्त कर दी। पहले था 18 साल की आयु, अब जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर थे वो जो है +2 के बाद कॉलेज और इस सब पे आगे नहीं जा सकते थे। और इसी तरीके से मेरे जो है एक याचिका से 4 स्कूल, शिमला का पोर्टमोर स्कूल जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और उसमें जो है ये छात्राएं हैं, उनका हॉस्टल वगैरह ये सारा फ्री हो गया, रहना खाना पढ़ाई फ्री हो गई दिव्यांग के लिए, दिव्यांग लड़कियों के लिए। और नाहन, जोगिंदरनगर और नगरोटा बगवां 4 बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रहना खाना ये सारे बिल्कुल फ्री हो गए। यूनिवर्सिटी लेवल तक 500 से 600 रुपए तक इनको स्कॉलरशिप मिलती थी। मेरी याचिका पर हाई कोर्ट ने उसको 3000 कर दिया। तो ये दिव्यांग बच्चों के लिए ये एक पढ़ाई का एक बहुत बड़ा माध्यम। कई बार मुझसे बच्चे कहते हैं यूनिवर्सिटी के और कॉलेज के कि अगर हमारी शिक्षा मुफ्त नहीं होती तो हमारी आर्थिक हालत ऐसी है कि हम पढ़ नहीं सकते थे। तो ये एक भगवान ने मुझसे एक अच्छा काम कराया। आपके एनजीओ में मुस्कान नाम की लड़की भी है जो एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर भी बनी इलेक्शन कमीशन की
ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हाँ, वो 9th स्टैंडर्ड में थी, तब से हमारे साथ उसका परिचय है। फिर वो पोर्टमोर स्कूल में आई, पोर्टमोर में भी बहुत दिक्कतें आई, उसको हॉस्टल नहीं दे रहे थे, फिर उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी कुछ किया। और उसके बाद जो हमारे शिमला का राजकीय कन्या महाविद्यालय है, पोर्टमोर में भी कभी भी किसी दृष्टिबाधित लड़कियों को एडमिशन ही नहीं देते थे। उनकी प्रिंसिपल ने उस समय कहा था कि हम अंधी लड़कियों को हम कैसे पढ़ाएंगे, कोट एंड कोट, एक इतना नकारात्मक शब्द कह करके। तो मैंने काफ़ी उनको कोशिश की, क्योंकि उनके पति जो है उस समय सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, तो वो उनको थोड़ा सा एक उस बात का जो है गुरूर था। तो मैं चीफ जस्टिस उस समय थे, जस्टिस कुरियन जोसेफ, उनके पास चला गया हाई कोर्ट में, उनसे समय लेकर के उनको सारी बात बताई। और वो बहुत अच्छे इंसान थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट चले गए, देवता तुल्य थे। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने कहा कि ये तो एक स्कूल का आप बता रहे हैं, पूरे राज्य में क्या है, आप इस लेटर को क्योंकि मैं जनहित याचिका जो है पत्र के माध्यम से करता था, उसमें हमारा खर्चा कुछ नहीं आता है, उसको PIL हमारी फ्री में हो जाती है, हम चिट्ठी लिखते हैं और वो चिट्ठी लिखने पर हाई कोर्ट हमें जो है उसको PIL ट्रीट कर लेता है और हमें वकील हाई कोर्ट देता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आपका वेट कर रहा हूँ, आप जाएं और इस लेटर को रिवाइज करके पूरे स्टेट लेवल की समस्या दिव्यांगों की आप बताएं। मैं और मेरे दोस्त, हमारे साथी यशवंत राय, उमंग फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी, हम माल रोड पे आए, पेन ड्राइव निकाला, फटाफट हमने उसको एडिट करके लेटर को इम्प्रूव कर दिया, उनके पास चले गए। वो वेट कर रहे थे। ऐसा व्यक्ति चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश का, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि वो चाहता था कि इस वर्ग को न्याय मिले। और हमने शाम को लेटर दिया 6:30 बजे, उन्होंने उसके बाद डिस्कस किया 10-15 मिनट और वो जनहित याचिका 2 दिन बाद लगा दी। उसके बाद बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हिमाचल प्रदेश में आए। तो इस तरीके से जो है ये काम हुआ। तो मुस्कान को हॉस्टल नहीं दे रहे थे, फिर भी मैंने उसके बाद फिर जो है मीडिया में गया और उसको हॉस्टल मिला। RKMV कॉलेज, राजकीय कन्या महाविद्यालय, इसके आज़ादी से पहले के इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में, कभी भी किसी ब्लाइंड लड़की को एडमिशन नहीं दिया था। मुस्कान और उसके साथ की लड़कियां फर्स्ट बैच था जिसमें इनको एडमिशन दिया गया। और वो इसलिए भी था कि क्योंकि उससे पहले हाई कोर्ट काफ़ी कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कह चुका था, पोर्टमोर के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुस्कान ने जो है वहाँ से जो है डिग्री की म्यूज़िक में, और उसके बाद यूनिवर्सिटी से MA किया, फिर उसके बाद MPhil किया और अभी PhD की थीसिस भी उसकी संगीत विषय में वो जो है उसने जो है सबमिट कर दी। लेकिन मतलब एक सुखद आश्चर्य ये है कि जिस कॉलेज ने कभी भी दिव्यांग यानी ब्लाइंड लड़कियों को एडमिशन नहीं दिया था, 2 वर्ष पहले मुस्कान उसी कॉलेज में संगीत की मुस्कान नेगी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। क्या बात है, वहीं पढ़ा रही ये एक अपने आप में, और वो बहुत बड़ी सिंगर है। ऐसे एक जो काम करने पर अपने आप के लिए आत्मविश्वास ही बढ़ता है, लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। 2018 में एक फेलोशिप पर वो US गई, अमेरिका गई, और चिड़गांव की है जो शिमला जिले का दूर दराज का इलाका है। अमेरिका गई, 5 राज्यों में उसके जो है कार्यक्रम हुए जब वो MA कर रही थी। ऐसे बहुत से हमारे बच्चे हैं जो कि अभी भी आप, क्योंकि अब रिटायर हो गए यूनिवर्सिटी से, तो अभी भी आप ये काम जारी है आपका? लगातार दिव्यांग लोगों का, जो पीड़ित लोग हैं, जो लोग ब्लड की कमी से जूझते हैं, उनके लिए लगातार हम ये सारे काम अभी भी चला रहे हैं। आपने जैसे बात की कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, तो उनकी संवेदनशीलता का एक मैंने उदाहरण दिया। उनकी आम आदमी के लिए उनकी पीड़ा का भी एक एग्जाम्पल है। वो ये है कि उनको 1995 में, शायद सितंबर अक्टूबर की बात होगी, उनको पांगी में एक पावर हाउस के लिए उसके शिलान्यास के लिए वहाँ पर जाना था पांगी में। तो उन्होंने मुझसे 2-3 दिन पहले, जाने से 2-3 दिन पहले पूछा कि आप कभी पांगी गए हैं? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गया हूँ, सिर्फ सुना हो। तो बोले मेरे साथ चलना, मैं 2-3 दिन बाद जा रहा हूँ। उसके बाद वो मुझे अपने साथ हेलीकॉप्टर से ले गए। लेकिन उससे पहले जब हम अनाडेल पहुँचे, हेलीकॉप्टर नहीं आया और काफ़ी देर 1-1.5 घंटा हो गया। तो उन्होंने, मुख्य सचिव थे उस समय AK गोस्वामी, उनसे पूछा कि भाई क्या हो गया। उन्होंने, उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे, उन्होंने वायरलेस सेट से कहीं से इधर उधर से पता किया, तो वो पता चला कि वो हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया है, अब नहीं आएगा। तो ये कार्यक्रम जो है
उसमें शायद हमें छोड़ना पड़ेगा। तो वीरभद्र सिंह ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ट्राइबल इलाका है, कितने लोग वहाँ उम्मीदों से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगा तो वो लोग कितना उनको दुख लगेगा, कोई दूसरा हेलीकॉप्टर देखो। थोड़ी देर में मुख्य सचिव ने कहा कि हेलीकॉप्टर तो है सर एक, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, उसमें ऐसा हेलीकॉप्टर वीआईपी वाला नहीं है और आर्मी से हम ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा हंस करके कि ट्रांसपोर्ट वाला यानी सामान ढोने वाला है? तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो उनका कि ज़मीन पे बैठना पड़ेगा कि उसमें कोई एक आध सीट भी होगी? उन्होंने कहा कि बेंच है किनारे किनारे उसमें। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बेंच पे बैठ के चला जाऊँगा। और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर आया थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद, और उसमें वो गए वहाँ पर, और पांगी में उनका जो भव्य स्वागत हुआ। थोड़ा लेट पहुँचे थे हेलीकॉप्टर के कारण से, लेकिन वहाँ पर भी वो जनजातीय लोगों के साथ जो उनका प्रेम था वो उसमें साफ दिख रहा था। वरना कोई भी सोचता कि हेलीकॉप्टर नहीं है तो एक अच्छा बहाना था, एक्सक्यूज़ हो जाती। ऐसा मुख्यमंत्री ये वाला जो किस्सा आपने वीआईपी बताया, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर चाहिए होता है, और वो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में जिसमें सामान ढोती है आर्मी, उसमें। फिर एक बार मैं उनके साथ इधर लाहौल स्पीति में वीरभद्र सिंह गया। के साथ। हाँ, तो वीरभद्र सिंह जी के साथ वो मुख्यमंत्री थे, मुझे अपने साथ ले गए एक पत्रकार के तौर पर। तो वहाँ पर जो है हमने उदयपुर जाना था। तो उदयपुर में दो इसमें एग्जाम्पल हैं। तो उदयपुर में क्या हुआ कि ये हिमाचल वाला उदयपुर। हाँ, हिमाचल का उदयपुर, लाहौल स्पीति ज़िले में। तो वहाँ पर जो भी कार्यक्रम था उसके बाद हमें शाम को शिमला आना था, और वहाँ पर जो है चूँकि ट्राइबल एरिया है, स्नोफॉल हो जाता है, अचानक बर्फ़ गिरने लगी और हम लोग अपने अपने कमरे में आ गए। ये साफ़ हो गया कि हेलीपैड तक नहीं जा सकते हैं और हेलीकॉप्टर आज नहीं उड़ पाएगा। तो फिर हम लोगों के पास तो ना सीएम के पास, ना हमारे पास, ना ऑफिसर्स के पास, चीफ सेक्रेटरी वगैरह थे, टूथब्रश वगैरह भी नहीं थे। तो वो सारा शाम तक हमारे लिए इंतज़ाम हो गया। और रात में खाना, और वीरभद्र सिंह की खास बात थी जो मैंने नज़दीक से देखा कि वो जर्नलिस्ट और ऑफिसर्स के साथ बैठ के खाना खाते थे। तो खाना खाते समय उन्होंने उदयपुर में कहा, जो भी वहाँ सर्किट हाउस था, कि आप चूँकि ज़्यादा ट्राइबल में नहीं आए हैं, रात में रुकना पड़ रहा है, तो रात में यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो अगर कहीं कोई बेचैनी हो तो बैठ करके ज़ोर ज़ोर से सांस लेना। खैर ऐसा कुछ ज़्यादा लगा नहीं, लेकिन सवेरे 5:30 पौने 6 बजे बाहर बर्फ़ पड़ी थी। उन्होंने मेरा दरवाज़ा मेरे कमरे का नॉक किया। मैंने सोचा कि शायद अटेंडेंट चाय पूछने आया होगा। मैंने खोला आंख मलते हुए तो देखा कि चीफ मिनिस्टर खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा अरे सर आप? बोले हाँ हाँ ठीक है मैं। तो वो अंदर आ गए। अंदर आकर के मैंने फटाफट जो है थोड़ा सा फ्रेश हुआ और उनके साथ बात करने लगा। उन्होंने कमरे की हालत देखी, क्योंकि वीआईपीज़ के लिए कमरे डिफरेंट होते हैं और बाकी लोगों के लिए डिफरेंट होते हैं। तो उन्होंने कमरे की हालत देखी, कहीं सीलन थी और कहीं टॉयलेट भी देखा उन्होंने। उसके बाद थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट के बाद पीडब्ल्यूडी वालों को बुलाया और काफ़ी झाड़ा और दिशा निर्देश दिए कि इस तरीके से तुम करते हो, ये नहीं हो। और उनका एस्थेटिक सेंस यानी सौंदर्य बोध बहुत ज़्यादा था। मतलब छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी बातों को। फिर उसके बाद क्या हुआ, बड़ी दिलचस्प बात है। उदयपुर से जब 2 रात हमें रुकना पड़ा, तीसरे दिन हमें जब वापस आना था तो हेलीकॉप्टर से शिमला आना था। काफ़ी आर्मी का हेलीकॉप्टर था, तो हेलीकॉप्टर काफ़ी देर उड़ता रहा। पहाड़ पे पता तो चलता नहीं है। तो हमने कहा कि इतने समय में तो शिमला आ जाता, ये कहीं तिब्बत में तो नहीं चले गए हम, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल साथ लगता है तिब्बत। तो ऐसे हम मजाक कर रहे थे। तो उन्होंने उसको बुलाया जो उसमें कैप्टन था, जो उनके साथ क्रू का था। तो कैप्टन नट था, कोई एक सरदार जी थे। उनको कहा तो उन्होंने कहा कि सर हेलीकॉप्टर में थोड़ी सी एक स्नैग, उन्होंने वर्ड यूज किया, यानी कि थोड़ी खामी या खराबी आ गई है। तो अभी हमारा हेलीकॉप्टर जो है वो हाइट नहीं ले रहा है, तो हमें लो हाइट पे ही उड़ना पड़ेगा। तो बोले इसका मतलब है कहीं पर जो है पहाड़ आ जाएगा? तो फिर बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम जो है नदी के साथ साथ चलते हुए कहीं चले जाएं। तो लेकिन अभी जो सिचुएशन, उन्होंने ये नहीं कहा कि सामने पहाड़ आ जाएगा और नदी नहीं पहुंची तो सबका काम खराब हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा देख रहा था। वीरभद्र सिंह ने आंखें बंद कर ली थी और चुपचाप बैठे रहे, और बाकी सारे लोग तो कोई ना कोई मंत्रोच्चार करते रहे, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो नीचे आ रहा है, किस समय क्या हो जाएगा
कोई पता नहीं था। डर का माहौल हो गया। डर का माहौल ज़्यादा, ऐसा पैनिक कि शायद कहीं अभी कुछ चंद मिनट में या चंद क्षण में ये नीचे जितना आएगा और सामने जो है अगर पहाड़ हुआ तो यहीं क्रैश कर जाएगा, क्योंकि सेफ लैंडिंग इमरजेंसी में वहाँ नहीं हो सकती इतनी हाइट के जो पहाड़ हैं। तो उन्होंने उसके बाद थोड़ी देर में वही क्रू आया और उसने कहा कि हमें अब रास्ता मिल गया है और हम नदी के साथ साथ चलते हुए भुंतर की तरफ जा रहे हैं। तब सबने आंखें खोली और जान में जान आई। उसके बाद हम भुंतर पहुँचे, भुंतर के एयरपोर्ट पर जो है लैंड किया, फिर दूसरे हेलीकॉप्टर से हम शिमला आए। तो वीरभद्र सिंह ने उस समय भी उनका जो है ईश्वर में और माता भीमा काली जो उनकी कुल देवी हैं, इतना जो है एक विश्वास था, अटूट विश्वास था। ऐसा मानते हैं कि कुल देवी माता भीमा काली सराहन में उनके साथ जब वो एकांत में होते थे तो उनके साथ वार्तालाप करती थी। तो हम लोगों ने, बाकी लोगों ने भी बाद में यही चर्चा की, उनके सामने तो नहीं, कि शायद अगर आज वीरभद्र सिंह नहीं होते इस हेलीकॉप्टर में तो ये क्रैश पक्का था। अजय श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े इस खास कार्यक्रम द मोहित डायरीज में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।